Good afternoon, students. Hello, this is Dr. Anshu Sharma, and today I shall be doing one of the essays by Dr. APJ Abdul Kalam. This is part of your general English syllabus, right? We had done previously, we've done other essays by Jawaharlal Nehru, by Gandhi, a few other poems, and I have also shared some PDF notes of different grammar portions that is part of your syllabus. And today I shall be taking up this essay. Now, this is also in a way ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो जवाहरलाल नेहरू ने अपन को ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर जो उन्होंने भाषण दिया था, जो एड्रेस करा था नेशन को, जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ करे थे, जो बातें उन्होंने कही थी, उसी से कुछ मिलती जुलती बातें आपको APJ अब्दुल कलाम के ऐसे में भी देखने को मिलती हैं. अब जो ऐसे आपके प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज़ विजन फॉर 2020. अब 2020 तो पीछे रह गया, अब तो हम 2021 में आ गए हैं. एंड 2020 नो डाउट एक महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही भिन्न तरह का साल रहा और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे और एक बहुत ही नए तरीका पद्धति हमने पढ़ाई करने का जो एक सिलसिला शुरू करा, जैसा कि अभी अपन कर रहे हैं. वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस या फिर यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ाई करने की कोशिश जारी है और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रही है. सो विजन 2020, APJ अब्दुल कलाम ने क्या सोचा था. 1990s में उन्होंने ये ऐसे लिखा था. ऐसे शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी APJ अब्दुल कलाम के बारे में. हालांकि नाम बहुत जाना पहचाना है, बहुत ऐसा नहीं है कि इनके व्यक्तित्व को आप और मैं नहीं जानते, सब लोग जानते हैं. प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये इंडिया के और एक बहुत ही लर्नड, बहुत ही काबिल आप कहेंगे प्रेसिडेंट सिद्ध हुए ये इंडिया के लिए. APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम मद्रास प्रेसिडेंसी में, ब्रिटिश इंडिया जो था उस टाइम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. एंड ही वॉज बॉर्न बिफोर इंडिपेंडेंस. वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एज all of us know, and he was born in 1931, so almost say 15-16 years बिफोर इंडिपेंडेंस. सो एक्चुअली इन्होंने इंडिपेंडेंस का जो वॉर है बहुत प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने देखा होगा, क्योंकि 16 साल, 15 और 16 साल बहुत ही एज ऐसी होती है जब आप बहुत एक्टिव होते हैं. दोज आर द टीनेज ईयर्स वेयर यू आर वेरी वल्नरेबल टू डिफरेंट experiences and to the kind of exposure that you have that builds your personality, that builds your character, and that becomes the defining time for the future as to how you are going to develop when you become a young adult or when you become more mature. So I guess that the effect of the independence war, the effect of all that he must have experienced. He must have seen Gandhi, and he must have seen Jawaharlal Nehru, and he must have seen so many other freedom fighters fighting for the freedom of India. And it must have impressed upon him. It must have left a very deep impact upon his psyche. And no doubt he was a very intelligent person, because he went on to get the best degrees possible, and he was a scientist, and he was well known throughout the world. And he led a very fruitful, very successful life. And interestingly, he was a teacher foremost. आप कह सकते हैं कि टीचर थे वो, सारे ज़िंदगी उन्होंने बिताई और पढ़ाते हुए और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए. और इंटरेस्टिंगली 27 जुलाई 2015 को जब उनका देहांत हुआ, तब वो शिलोंग मेघालय में एक कॉलेज में एक भाषण दे रहे थे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जैसे आप लोग हैं उस उम्र के स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे. और उस दौरान अचानक से उनका दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर
जो हैं वो उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो लगभग उनकी उम्र जो थी ही वॉज 83 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अब आप देखें बहुत लोग हैं जो एक रिटायरमेंट का एज मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई अब हम तो आराम करेंगे, अब हम रिटायर हो गए, अब हम उस उम्र में पहुंच गए हैं कि अब हमें कोई काम नहीं करना। अब आप यहाँ पे देखें अब्दुल कलाम को 83 की उम्र में भी वो थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, और बिल्कुल बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना उनको अच्छा लग रहा है। और जो उनका फेवरेट काम था, मतलब उनसे बातें करना, उनके साथ उनको 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 बता रहे थे वो अपने एक्सपीरियंसेस, उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, कुछ बहुत अच्छा टॉक देने के लिए वो गए थे, और वही करते करते, जो उनका फेवरेट काम था वही करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हुए। सो and he was what do you say, very much an Indian. He was a nationalist, you can say. He was a brilliant student himself, and he studied in St. Joseph's College फॉर हिज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग उन्होंने वहाँ से करी थी। फिर ही जो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है वो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करा था। एंड उनका जो प्रोफेशन था, ही वॉज अ एरोस्पेस साइंटिस्ट। उसके अलावा उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी थी, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, तो शायद आपने नाम सुना भी होगा। विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखी थी। फिर इंडिया 2020, जिसमें से आपका ऐसे लिया गया है जो अपन पढ़ेंगे। इग्नाइटेड माइंड्स उनकी एक और किताब थी। इनडोमिटेबल स्पिरिट। एंड फाइनली एक और जो उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे उसके ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका टाइटल था ट्रांसेंडेंस, माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रोलिफिक उनका, मतलब ही वॉज अ राइटर एंड अ गुड राइटर एंड कमेंडेबल राइटर। एंड जो भी उन्होंने लर्निंग, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनके जो फीलिंग्स थी, उनका जो डिज़ायर था, जो वो चाहते थे इंडिया के लिए, वो सब उन्होंने अपनी किताबों में ज़ाहिर किया, साझा किया। और then being an Indian aerospace scientist and also a politician, he became the 11th president of India। और उनका जो टेन्योर था वो था 2002 से लेकर 2007 तक, तो सिंगल टेन्योर में रहे वो। एंड जैसा मैंने आपको बताया, रामेश्वरम में वो पैदा हुए थे, तमिलनाडु में, और वहीं पे उनकी परवरिश हुई थी। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ही वॉज रेज्ड इन रामेश्वरम, एंड ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एंड आफ्टर हिज स्टडीज़, द नेक्स्ट 4 decades ही spent as a scientist and a science administrator, मेनली एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये कार्यरत रहे 40 सालों के लिए। 4 decades का मतलब 40 साल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको DRDO कहते हैं। और दूसरा उनका जो काम का स्टेंट रहा वो था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ISRO में। ये भी लगभग सभी जानते हैं दैट ही वर्कड देयर। एंड ही वॉज ऑल्सो इंटीमेटली इन्वॉल्व विद इंडियाज़ सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ये सारे जो भी अपना साइंस में इनका बहुत योगदान रहा, और मिसाइल डेवलपमेंट में इनका बहुत योगदान रहा। एंड बहुत पॉपुलरली इनका नाम जो है वो पड़ गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस टर्म से इनको जाना जाता है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसके लिए ये नाम इनको दे दिया गया। एंड ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट organizational as well as technical as well as a political role in India's Pokhran 2 nuclear test। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं पोखरण 2, जिनका नाम था, वो 1998 में करा गया था। एंड इट वॉज द फर्स्ट सिंस द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974। जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 में करा गया था, और उसके बाद 1998 में जिसका नाम पोखरण 2 दिया गया, वो इनके डायरेक्शन में, इनके निर्देशों के अंदर, इनके मतलब गाइडेंस में ही करा गया था। एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द 11th president in 2002। जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी उसके सपोर्ट से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, और बहुत पॉपुलरली
इनके लिए कहा जाता था कि ही इज़ द पीपल्स president, because he was a people's person. He was not that kind of person that अगर मुझे आज president बन गया हूँ तो I will just be kind of अपने ही एक enclosed space में रहेंगे दुनिया से या आम जनता से दूर, ऐसा नहीं था. He was very much connected to the people. He was a very down to earth person, a very simple person. And इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही इनका स्टिंट जो एज प्रेसिडेंट ख़त्म हुआ, ही रिटर्न टू हिज सिविलियन लाइफ ऑफ एजुकेशन, राइटिंग, एंड ही वॉज वेरी एक्टिव इन पब्लिक सर्विस, एंड ही वॉज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ मैनी prestigious awards in which included the Bharat Ratna, and that everybody knows is India's highest civilian honor. और इसके अलावा भी इनको कई सारे मतलब अवार्ड से नवाजा गया था. भारत रत्न है ही 1997 में इनको मिला था. उससे पहले 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला था. पद्म भूषण इनको 1981 में मिला था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत ही मेरिटोरियस व्यक्ति थे. ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, अ वेरी मेरिटोरियस पर्सन, एंड ही गॉट दिस हाइएस्ट अवार्ड एज वेल. देन ये जैसा मैंने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ इनको, एंड ही वाज गिविंग अ लेक्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में. ये रूबरू हो रहे थे वहाँ के कॉलेज के बच्चों के साथ, और उस समय जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे उसके दौरान ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट, एंड ही डाइड इन 2015. एंड because he was such a well-known person, he had been the president of India, and also because he was a people's person, because he was a missile man. There were thousands of people, including national level dignitaries, that attended the funeral ceremony, which took place at Rameshwaram, and he was buried there with full state honors. And he lived a very simple life. एंड जैसा कि कहते हैं कि गांधी ने भी कहा, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, वैसे ही आप अब्दुल कलाम के लिए भी कह सकते हैं दैट हिज लाइफ वॉज हिज मैसेज, बिकॉज ही लेड अ वेरी फ्रूगल लाइफ. व्हेन ही डाइड मे बी, आई थिंक उनके घर में बहुत बेसिक सामान था. एक टेबल, एक कुर्सी, उनकी टेबल लैम्प, और शायद 2 या 3 सूट कुल मिला के जो जीवन में उन्होंने मतलब फॉर्मल सूट्स जिनको कहते हैं, और बहुत ही सिंपल लिविंग थी उनकी. सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग फॉलो करते थे APJ अब्दुल कलाम भी. और उन्होंने जो किताब लिखी है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम. ये पेंगुइन में पेंगुइन द्वारा पब्लिश हुई है ये किताब. इट इज़ वेरी पॉपुलर, एंड यू कैन सी दैट so many almost 2 lakh copies have been sold of this book, and this is the book from where the portion of your essay has been culled, that is Vision for 2020. एंड इस ऐसे के अंदर भी जो उनकी एक फ्यूचर के बारे में इमेज थी, या आप कह सकते हैं कैसा वो इमेजिन करते थे इंडिया कैसा होगा 2020, बिकॉज शायद ये ऐसे इन्होंने 1998 में या 1990s में कहीं इन्होंने ये ऐसे लिखा था. और अलग अलग जो इंडिया की प्रॉब्लम्स थे, अलग अलग इश्यूज थे, एंड वॉट एवर ही फेल्ट that these are the areas where India should concentrate. That is what he's talked about. Like he's talked about IT sector, he's talked about agriculture, he's talked about India की GDP को कैसे बढ़ाया जाए, he's talked about MNCs and so on and so forth. He's and research and development में हाउ मतलब उसके अंदर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए कि इंडिया जो है एक ग्लोबल पावर बन जाए, ये उनका इच्छा थी और ऐसा विजन था उनका. दिस इज़ आई मीन एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन से दैट ही एस्पायर्ड दैट इंडिया शुड बी लाइक इन the year 2020. So we'll read the essay in detail. I shall share the PDF of the essay with you in case you don't have the whole essay. It's barely 4 or 5 pages, maybe 3 or 4 pages in all, and though it is not a very long essay, but comparatively to the earlier essays that we have done, this is a bit longer. And
it is basically talking about all the different areas, all the different fields in which India should work to create, or to become one of a major powers in the future. So, because when he writes 2020 was a future, was almost 20, 30 years away. And so this essay has been written so many years back. So we have to keep that in mind, because maybe there are many things which have been achieved by now, and whatever he had thought about, maybe not 100%, but quite a bit has been achieved. Something like what Nehru thought that India should be like in the future years. The same idea is being carried forward by APJ Abdul Kalam, and that is what he is discussing in this essay. So, this was a brief description, this was a brief background which I wanted to share with you. Now, in the next lecture, I shall be sharing the analysis of the essay, and I shall share the PDF. Please go through the essay, because it is not possible to read through the whole essay or go by word, because it would not be very viable to capture it on screen, because if it was a live class then it would be different, but in this video recordings it will not be possible to read the whole essay. So please kindly go through the essay. I think I will very soon, maybe day after, I shall be sharing the video with you with a detailed analysis of as much as I can do in a single sitting, as far as the timing, the record timing allows me. So, meanwhile, read the essay, mark down the difficult words, look up the dictionary, and if you have any queries, you can always ask me before I share the video itself. So, wishing you all the best, first year students. Take care, stay safe. See you again soon. Bye bye.